नमस्कार नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज के हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपसे जो रूबरू होने जा रहे हैं वे नीमच नगर की प्रथम नागरिक हैं। रहने वाली भीलवाड़ा की हैं। उनकी एजुकेशन भीलवाड़ा और मुंबई में हुई है। हायर एजुकेशन करने के बाद जब वे नीमच की बहू बनकर आई तो एक बेटी के रूप में सेवा कर रही हैं और नगर पालिका अध्यक्ष पद तक पहुंची है। हमारे बीच है श्रीमती स्वाति गौरव चोपड़ा, नीमच नगर पालिका अध्यक्ष, जो आज सुबह सवेरे में आपसे रूबरू होंगी। मैडम नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आप बताएं आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, सुबह-सुबह तो जनरली मेरा छोटा बेटा है तो उसको स्कूल भेजना होता है तो वो भाग-दौड़ रहती है। बाकी योगा हाँ। एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है जीवन में उसको उतारना, क्योंकि योगा जो है वो सिर्फ़ योगा अभ्यास नहीं होता। ये एक जीवन शैली होती है जिसमें कहीं न कहीं संतुलित विचारधारा, भोजन और वो सारी एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो बॉडी, माइंड एंड सोल का जो अलाइनमेंट है, वो हमारा सही रहे, तो मेडिटेशन और योगा बहुत ज़रूरी समझती हूँ मैं। तो सुबह योग होता है। हाँ जी। मतलब ये नगर पालिका की जो भागदौड़ है ये सुबह से शुरू हो जाती है क्या? हाँ जी, वो तो कार्यक्रम भी बहुत सारे रहते हैं, फिर ऑफ़िस जाना भी रहता है, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, पर पूरे दिन में कुछ पल अपने लिए चुराना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा। वैसे आप भीलवाड़ा की रहने वाली हैं, थोड़ा-सा अपना जो मायका पक्ष है उसके संबंध में बताएँ। देखिए मैं भिलवाड़ा से हूँ, हम 3 बहनें हैं, मम्मी-पापा जो हैं मेरे मतलब उनकी जो विचारधारा भी हमेशा से राष्ट्रवादी रही है। मेरे पापा का मैं स्पेशली जो योगदान रहा है परवरिश में, उनका ऐसा हमेशा सोच रहा है कि जिस देश में हमने जन्म लिया है, जो हमारे लोग हैं, हमारा समाज है, हमारा धर्म है, उसमें जितना ज़्यादा योगदान हम कर सकें, वो हमें करना चाहिए। तब नीमच की बहू बन के कब आए थे आप? 2010 में शादी हुई थी मेरी। अच्छा। मतलब आपकी हायर एजुकेशन और स्कूलिंग ये सब कहाँ-कहाँ हुई? देखिए, मैं भिलवाड़ा में ही एजुकेशन हुई है मेरी। मैंने डबल ग्रेजुएट हूँ मैं। मैंने बीकॉम और बीबीए साइमल्टेनियसली अच्छा, किया था। बीकॉम और बीबीए एक साथ? हाँ जी। तो मैंने जी, एक डुअल डिग्री ग्रेजुएशन मेरा है जी। और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं मुंबई गई थी। हुँ, बॉम्बे में वेलिंगटन इंस्टीट्यूट से मेरा एमबीए हुआ है फाइनेंस में। जी। तो उसके बाद मैंने लेक्चररशिप करी है इंदौर में, भिलवाड़ा में भी मैंने पढ़ाया है। कॉलेजों में? हाँ जी, जिस कॉलेज में मैं पढ़ी थी, हाँ। स्विफ्ट कॉलेज भिलवाड़ा, उसी में मैंने पढ़ाया भी है अच्छा। और मैंने इंदौर में भी पढ़ाया है हाँ। मालवा इंस्टीट्यूट में। तो एक लेक्चररशिप का भी एक्सपीरियंस रहा और उसके बाद चूँकि मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फैशन भी रहा है, हुँ। तो गारमेंट डिज़ाइनिंग में मैं थी, साड़ीज़ और सूट्स डिज़ाइनिंग मैंने करी है, अपना एक खुद का सप्लाई हाउस मैं चलाती थी नीमच से। तो मेरे टेलर कारीगर रहते थे और मैं सप्लाई करती थी। अरे वाह! मतलब इतने सारी चीज़ें राजनीति में आने से पहले आप कर चुके हैं। अच्छा, जी। ये नीमच में आप राजनीति में आएँगे, ये कभी सोचा था? मतलब 2010 में आपकी शादी हुई, इन 10-12 सालों में कभी ऐसे घर में चर्चा चली कि आपको कभी चुनाव लड़ना पड़ सकता है? देखिए कभी भी राजनीति में आने का ऐसा सोचा नहीं था, कभी चर्चा भी नहीं हुई थी। हुँ। जब मैं नीमच आई थी तो पहली मूवी जो मैंने देखी थी वो राजनीति थी। अच्छा। तो ये एक इत्तेफ़ाक है, तब परिवार में हम सब मूवी देखने गए थे और तब सब थोड़ा-सा मज़ाक उड़ा रहे थे कि अब भाभी राजनीति में आएँगी, बापू के बाद, संतोष पापा के बाद। तो मैं हँस रही थी, मैंने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। पर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो होती है भगवान हमारे लिए डिसाइड करता है, भाग्य डिसाइड करता है और कहीं न कहीं जब मौका मिलता है, तो भावना यही रहती है कि अगर कोई मौका मिले, जिससे हमें शहर हित के काम करने का मौका मिल रहा है, तो मेरी भावना यही थी कि शहर हित के काम हों, लोगों की मदद कर पाऊँ और क्योंकि मैं कर्मों को बहुत मानती हूँ कि मेरे हाथों से अच्छे कर्म हों, अच्छी भावना मैं भाती हूँ कि कहीं अपनी ज़िंदगी में अगर हमें ये मौका मिले कि हमारी वजह से किसी का भला हो सके, तो वो मौका मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी। नहीं, ये एक चीज़ आपने देखा कि कहीं न कहीं संतोष जी चोपड़ा जो आपके ससुर हैं, वो लगातार यह कोशिश कर रहे थे कि राजनीति में, चूँकि उनका परिवार भी सौंग से रहा है, और एक बार नहीं 2 बार नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव लड़े और दोनों बार हार गए। और ये अध्यक्ष पद तो मतलब चोपड़ा परिवार में आना ही था। पहले अरविंद चोपड़ा जी के अध्यक्ष रहे, फिर संतोष जी ने 2 बार चुनाव लड़ा, फिर हार गए।
फिर आप एक सौगात लेकर आई और ये चोपड़ा परिवार को अध्यक्ष पद मिल गया। जी देखिए, पद की कहीं से कहीं तक मुझे लगता है कि हमारे परिवार में वो एक होता है ना, पद पाने की कोई कोशिश मैंने बहुत ज़्यादा मेरे मन में भी नहीं थी, और भावना बस यही थी कि काम करने हैं शहर के। पापा जैसा सब जानते हैं, संतोष जी चोपड़ा जैसा उनका नाम है, तो उनके पास सबसे बड़ा संतोष धन है, और वो भी बहुत सात्विक व्यक्ति हैं। उनकी सोच यही रहती है कि बेटा अच्छे काम करने हैं। अ, आगे बढ़ के हम लोग सिर्फ़ इसीलिए आए क्योंकि भगवान की दया से उम, कोई इस पद से जुड़ी कोई लालसा नहीं थी। सिर्फ़ यही सोच थी कि अगर मौका मिल रहा है, तो हम लोग काम करें, अच्छे से अच्छे काम करें। जी। जिस समय नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव चल रहे थे, उस समय जोड़-तोड़ की राजनीति भी चल रही थी। कांग्रेस उम्मीदवार भी आपके सामने थे, लेकिन आपको कांग्रेस के लोगों ने भी वोट दिया और आप 31 वोट लाकर अध्यक्ष बने। तो कई आरोप भी लगे थे, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति जो होती है, मैं नई-नई जब आई थी तब इतना समझती नहीं थी, पर आज जो समझी हूँ सवा 2 साल में, मुझे लगता है कि जितना प्योर मन से हम काम करना चाहते हैं, उतना सब लोग प्योर नहीं होते हैं। राजनीति जो है देश की या नीमच की, जहाँ तक मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि राजनीति को कहीं न कहीं एक तरह से लोगों ने अपनी गलत ख्वाहिशें सिद्ध करने का ज़रिया बना लिया है। मैं बार-बार यही बोलती हूँ कि राजनीति में उसी को आना चाहिए, जिसकी भावना ये हो कि अब काम तो हो, देश के 2 काम हो। साल 2 साल हो गए, आप राजनीति को समझ गए होंगे। हाँ, मुझे आश्चर्य यही होता है कि जब काम ऐसे हो रहे हों, जो शहर हित के काम हों, जिसमें कहीं से कहीं तक कुछ गलत करने की भावना, सोच भी नहीं है हमारे मन में, तो जब इल्ज़ाम देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा दुःख होता है कि अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकने के लिए अगर लोग विकास को, शहर हित को दाँव पे लगा रहे हैं, तो बड़ा तकलीफ़ होती है, बड़ा दुःख होता है कि हम ये ऐसा ना करें कि अपने आप को कुछ सिद्ध करने के लिए या अपना नाम चलाने के लिए या अपनी पार्टी के लिए हम इस हद तक ओछी राजनीति पे आ जाएँ कि हम लोगों का भला ही भूल जाएँ। एक चीज़ है कि संतोष जी का जो बिज़नेस है वो प्रॉपर्टी का है। नीमच में कॉलोनियाँ बनाते हैं, काटते हैं। विपक्ष एक बड़ा आरोप लगाता है भूमाफिया, भूमाफिया, भूमाफिया। संतोष जी से भी इस मामले में बात हुई थी। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज तक मैंने बहुत बार आप लोगों मीडिया के माध्यम से सवाल पूछा है कि कौन-सी भूमाफिया है, तो कौन-सी ज़मीन? 1 इंच तो बता दीजिए कि ये आपने ले ली, कि इसका आपने कुछ कर दिया। कुछ बता पाते नहीं हैं, झूठ बोलते रहते हैं और जनता को भ्रामक टिप्पणियों से गुमराह करने की, मुझे लगता है, एक नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं, और 2 साल में कुछ भी नहीं सिद्ध कर पाए, तो जनता समझ चुकी है। मतलब नीमच की 1 इंच ज़मीन तक नहीं बेची और ये भूमाफिया का आरोप बड़ा मिथ्या और झूठा साबित हुआ अब तक। देखिए, 100% नहीं, 1000% झूठ बोल रहे हैं। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती, है ना? प्रभु की असीम कृपा रही है कि ऐसी कोई आवश्यकता ना मुझे है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति ये समझता है कि किसी का 1 रुपया या 1 इंच ज़मीन लेकर आपको उसका 100 गुना लौटाना पड़ेगा, जो कर्मों को मतलब समझता है, ये वो कभी गलत सरकारी करेगा ही नहीं। सरकारी तो छोड़ो, निजी ज़मीनों के मामले में भी एक भी प्रकरण सामने नहीं आया। वही तो, आज तक इतने सालों में, अगर आप जैसे बता रहे हैं कि पापा का भी बिज़नेस रहा है, मेरे परिवार का यहाँ भी रहा है, भिलवाड़ा भी रहा है। अगर 1 इंच ज़मीन भी कोई बता दे कि इस पे आपने गलत तरह से कुछ किया है, तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। लेकिन कोई बता तो दे कि करा क्या है? गलती कहाँ कर दी? सिर्फ़ मैं राजनीति में आना जी, जी। और अपना योगदान देना देश हित में, क्या ये गलती थी? और अगर वो नहीं बता पा रहे हैं, उनका झूठ सारे सिद्ध हो चुके, तो उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। जी, जी। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष है योगेश प्रजापति, वो हमेशा आपके बहाने संतोष जी को टारगेट करते हैं, संतोष जी को लेकर आपको टारगेट करते हैं, ज़मीनों के मुद्दे बार-बार उछालते हैं, कभी पुनर्वास विभाग की ज़मीन का मामला उछालते हैं, कभी वो किसी घोटाले की बात करते हैं और हर मामले में आपने स्पष्ट जवाब दिया है। देखिए, अब आपको ये बात जो है, अगर आपको अभी आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या याद आ रहा है कि किस ज़मीन के बारे में बात हो रही है? ऐसी कोई ज़मीन है ही नहीं जिस पे कुछ हुआ हो। तो बड़ी-बड़ी हेडलाइन छपवाने से कुछ भी नहीं होता। जनता बहुत समझदार है और सब देख रही है कि वो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तो सबको सब समझ में आ रहा है। ज जो समझदार हैं, जिनमें विवेक है, वो देख पा रहे हैं कि क्या 2 साल से परिपाटी चल रही है।
पुनर्वास इल्जाम। विभाग की एक जमीन को लेकर योगेश प्रजापति बार बार सवाल उठाते हैं कि नीमच में पुनर्वास विभाग की जमीन है, उसको लेकर क्या नाम है, नगर पालिका ने वकील बदल दिया और क्या नाम है, अपील नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि वो नगर पालिका की जमीन ही नहीं है। देखिए, वो पूरा प्रकरण मैंने हमेशा मीडिया के सामने रखा है कि जब 2019 में मैं अध्यक्ष बनी ही नहीं थी, तब वकील ने खड़े होके केस लड़ने से मना कर दिया। तब तो मैंने अध्यक्ष बनने का सोचा भी नहीं था। अब जब मैं 2022 में आई थी, अगर कोई पहले वकील था ही नहीं उस केस में, तो कोई वकील खड़ा तो मुझे करना ही पड़ेगा। हमने यही बोला, अधिकारियों ने बोला कि वकील खड़ा करना है, मैंने कहा खड़ा कीजिए और कठोर से कठोर जो है प्रतिरक्षण की कार्रवाई कीजिए। तो अगर शासन के कोई आदेश आते हैं या उच्च न्यायालय से कोई डिसीजन आते हैं, तो उसमें मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ से दोषी हो गई। दूसरी बात ये है कि ऐसा तो है नहीं कि एक ही केस चल रहा है, नगर पालिका के सैकड़ों केस चल रहे हैं और हर हर साल बहुत सारे केस नगर पालिका जीतती है, बहुत कुछ केस नगर पालिका हारती है और मेरे आने के बाद भी लगातार बहुत सारे केस नगर पालिका जीती है और 1-2 केस नगर पालिका 2-4 केस अगर हारी है, तो जीतने में या हारने में मेरी भूमिका नहीं होती। वो उच्च न्यायालय का है, न्यायालय का डिसीजन होता है। जी। एक वो लोकायुक्त वाले मामले की शिकायत को लेकर भी सवाल उठा है, क्योंकि वो बताता है कि वो प्रकरण ही आपके अध्यक्ष के समय का नहीं था, सारा प्रकरण पुराना था, लेकिन लोकायुक्त में शिकायत आपकी कर दी गई। देखिए, ओछी राजनीति, बिना मूल्यों की राजनीति, बिना नैतिकता की राजनीति का उदाहरण वो स्वयं दे रहे हैं कि जिस प्रकरण में कलेक्टर सर जो थे, तब वो प्रशासक काल था। उस समय की एक फाइल थी, उसमें जो भी डिसीजंस लिए गए, चाहे वो निविदा समिति होती है, एक बड़ी प्रक्रिया होती है। सरकारी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, कोई भी फाइल चलती है, कोई भी काम कराना हो तो उसमें 6 से 8 महीने की प्रक्रिया चलती है। उसमें टीएस होता है, जो टेक्निकल सेक्शन उज्जैन से आता है, उसके बाद उसके अंदर हमारा टेंडर होता है, निविदा समिति बनती है, वित्तीय स्वीकृति होती है, प्रशासकीय स्वीकृति होती है। तो वो सारी स्वीकृतियों में कहीं से कहीं तक मैं थी ही नहीं, क्योंकि वो फिर भी काम शिकायत आपकी कर दी गई। फिर भी मेरी शिकायत अगर तो करी जा रही लोकायुक्त है। में जवाब देकर आए, क्या कहा? देखिए, मैंने यही बताया कि जब सारी प्रक्रिया हो चुकी थी और जब मैं जाती हूँ अध्यक्ष जब मैं बनी, उसके पहले काम भी हो चुका था प्रथम चरण का, तो मैं क्या करूँगी? काम करवाने के अच्छा, बाद अगर लोकायुक्त की, योगेश प्रजापति लोकायुक्त की शिकायत आपकी कर रहे हैं और लोकायुक्त पकड़ उनके पार्षद को रहा है। देखिए, अब ये भी मुझे लगता है कि जनता सब देख रही है। इसलिए मैं किसी भी मैं वैसी वाली राजनीति नहीं करना चाहती कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करूँ। मेरा बहुत अलग लक्ष्य है, अलग सोच है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ़ काम करने आई हूँ और काम से भटकाने के लिए मुझे परेशान करके अगर वो चाहते हैं कि शहर का विकास रुक जाए, तो वो मैं होने नहीं दूँगी। अच्छा, एक और मामला अभी उछाला उन्होंने कि नीमच का करीब 20 साल पुराना 34-36 जमीन घोटाला है, जिसके कुछ प्लाट्स हैं, उन सभी को वैधानिक करने के लिए आपने कोई पत्र लिखे, वो बड़ा और बहुत लंबे समय से उछाला, नीमच टुडे ने उसका खुलासा भी किया। क्या मामला पूरा वो? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत हास्यास्पद है कि वो अपने कांग्रेस कार्यकाल की घोटाले अ, हैं। जो भी घोटाले हैं, हाँ। वो उनके लिए अगर मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा ये बात, कि कांग्रेस के कार्यकाल में वो घोटाला हुआ। इवन जो ये बात हम पुनर्वास की ज़मीन की कर रहे थे, तब आपत्ति लगाई थी, वो कांग्रेस का कार्यकाल था। वो जब पुनर्वास बोर्ड को ज़मीन दे दी गई थी, वो पुनर्वास की ज़मीन थी और उसके ऊपर आपत्ति कांग्रेस के कार्यकाल में लगती है। तो उसको अगर न्यायालय से खारिज कर दी जाती है उनकी जो भी आपत्तियाँ हैं, इस बार भी जो 34-36 घोटाले हैं उसमें ना मेरा लेना, ना मेरा देना, ना मेरी जानकारी में, ना मुझे कोई आपके मतलब। लेटर पैड से कोई लेटर लिखा गया था क्या? जी, मेरी मेरी चर्चा भी नहीं हुई इस विषय में। लेटर लिखना तो बहुत दूर की बात है। मेरी किसी से चर्चा भी नहीं हुई इस विषय में। तो वो जबरदस्ती इशू बना रहा। देखिए, उनको झूठ बोलना जो है ना, अगर कोई व्यक्ति कोई भी अगर झूठ बोलने की हद तक अगर जा सकते हैं, तो उन लोगों की बातों पे ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। तो मेरे मतलब को ये उन बातों से कोई ना एक फ़र्क चीज है, पड़ता है, ना मुझे उन बातों का एक जवाब चीज है, देना है। नीमच में और भी मुद्दे हैं, जल समस्या के मुद्दे हैं, पानी का है, स्वास्थ्य का है, बहुत सारी है, लेकिन जमीन 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 करते रहते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो उनको सिर्फ़ उन्हीं बातों में इंटरेस्ट है। उनको सिर्फ़ उन बातों से मतलब है, जिन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये आप 20 साल बाद कौन सी कॉलोनी का प्रोजेक्ट ला रहे हैं जो यहाँ के नीमच के लोगों को मिले? देखिए, हमने 2 प्रोजेक्ट लाए हैं। एक व्यावसायिक है और एक जो है हमारा वो कहीं न कहीं घर को लेकर है कि सबका अपना घर हो। तो दोनों जो प्रोजेक्ट आए हैं, उनमें यही सोच थी कि जनता को सही दाम पे
प्रोजेक्ट अगर मिलेंगे, नगर पालिका अगर कॉलोनी काटती है, तो उससे कहीं न कहीं सार्वजनिक जो एक हित होता है, सर्वहिताय की जो भावना है, उसको देखते हुए हमने वो कॉलोनी और आ जाएंगे व्यवसायिक धरातल पे, प्रोजेक्ट कब काटा है। तक आ जाएंगे? देखिए, हमने परिषद से अनुमोदन हो चुका है और आगे की जो उसकी प्रक्रिया रहेगी, वो पूरी प्रक्रिया के लिए कागज़ चल रहे हैं और जल्द से जल्द वो जनता के लिए वो कॉलोनी भी लॉन्च होगी और व्यवसायिक प्रोजेक्ट भी आएँगे। ऐसा मतलब आपके कार्यकाल में बड़ी उपलब्धि नीमच शहर को मिली? हाँ जी, ज़रूर। ये मुझे लगता है 40 साल बाद 2 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो आ रहे हैं, पूरे शहर के लिए आ रहे अच्छा, हैं। इसमें एक चीज ये कि एक सवाल ये उठ रहा है कि आप ये कॉलोनी तो ला रहे हैं, लेकिन वो वर्तमान गाइडलाइन के हिसाब से मिलेगा। गरीब लोगों को कैसे मिले? क्या इसमें लॉटरी सिस्टम हो सकता है? देखिए, जो चल अचल संपत्ति अंतरण नियम है और जो नियम बने हैं शासन के, उसमें हम लोगों को टेंडर कॉलिंग ही करनी होती है। नहीं, उसके अगर हम मान अंदर लीजिए नीमच शहर के लोगों गरीबों को फायदा देना चाहें, तो आप खुद व्यक्तिगत रूप से सीएम से, विधायक जी से, सांसद से एक अपील करें कि इसकी प्रक्रिया थोड़ी चेंज हो जाए ताकि नीमच के जो मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग है, उनको इसका लाभ मिले। देखिए जो मध्य प्रदेश के अधिनियम नियम बने हैं, शासन के निर्देश, उनका पालन करना समस्त सारी नगर पालिकाओं का निकाय का एक हम उस बॉडी जो है हमारी उसी के अंतर्गत आती है। तो एक नियम यहाँ के लिए चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अगर मान लीजिए हम छोटे प्लॉट भी काट रहे हैं, सब साइज़ के प्लॉट रहेंगे उसमें, तो सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहली बात अच्छा, ये है। इसमें ईओडब्ल्यूएस रहेगा तो कम से कम मध्यम वर्गीय को फायदा मिल ही जी, जाएगा। ईडब्ल्यूएस भी रहेगा, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए भी रहेगा और उसके अंदर एलआईजी, एमआईजी भी रहेंगे। उनके अंदर जो भी नियम रहते हैं हमारे टाउन एंड कंट्री के नियम होते हैं मध्य प्रदेश के जो भी शासन के नियम है, सबका पालन होगा और मुझे लगता है कि अगर हम बात करें फिर भी, तो जो आज रेट्स हैं, उनसे फ़ायदे में ही लोगों को चीज़ मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग एक और प्रोजेक्ट लाने की सोच रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि आश्रय निधि का जो फंड होता है जी। या अटल आश्रय जो योजना है, उसके अंतर्गत भी मेरी बात चल रही है। उसमें हम ऐसे प्लॉट्स लाएँगे जो गरीब व्यक्तियों के लिए ही होंगे। देखा गया है कि पार्षद बड़े खफा रहते हैं आपसे, कांग्रेस से तो रहते-रहते बीजेपी का एक धड़ा भी आपसे खफा चल रहा है। देखिए, अगर कुछ अनुचित माँग पार्षद भी करेंगे, जो नियमों में नहीं होगी, तो वो मैं पूरी नहीं कर पाऊँगी। मैंने लगातार यही बोला है उनको भी कि अनुचित माँग ना करें। जो नियमों में हो सकता है, जो हमारे अभी हालात हैं, जो बजट में हो सकता है, वो काम मैं सारे करवाने को रेडी हूँ। पर अगर कोई काम ऐसे होंगे जो नियमों में नहीं आएँगे, वो मैं नहीं करूँगी। ऐसा तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर एक ऐसा नहीं कि एक धड़ा आपके लगातार खिलाफ होता जा रहा है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सारे पार्षद जो हैं, सब बहुत समझदार हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एक पार्टी है, वो कहीं न कहीं संगठन से चलती है और सोच यही रहती है हमारी कि राष्ट्र प्रथम की भावना से चलना है। और मैं मोदी जी की कार्यप्रणाली से बहुत प्रभावित हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी। तो मैं एक ऐसी पार्टी से आती हूँ, जिसमें आप देखेंगे लगातार जो काम हुए हैं, वो शहर के बड़े से बड़े काम करके दिखाए हैं। जो 60 साल में कांग्रेस कोई काम नहीं गिना सकती, कोई काम बता नहीं सकती। आज हमारी पार्टी है वो बता सकती है कि सब तरफ रोड है, सब तरफ नालियाँ हैं, सब तरफ पानी की व्यवस्थाएँ हैं, लाइटें हमने पूरे शहर में लगवाई है। जल संकट का भीषण दौर था, वो बड़ा आसानी से मतलब इतना था कि जिस तरह की लोग कह रहे थे कि पानी की समस्या विकराल होगी, लोग परेशान होंगे, लेकिन आपने ठिकरिया बांध से पानी लेकर आए और जो मशीनें बदलना थी वो बदल के एक चमत्कारिक काम कर दिया, मतलब उस तरह का संकट नहीं बना। देखिए, लोगों ने आपने हेडलाइन पढ़ी होगी थी कि इस बार हाय-हाय मचेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन चूँकि मुझे लगता है कि हमारा पूरा मतलब ध्यान था मैंने उस तरफ। मैंने मैंने अपनी लाइफ में पहली बार हड़किया खाल को पूरा सूखता हुआ देखा। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम बांध के बीच में जाएँगे। मतलब पहली बार ऐसा हुआ और उस समय पानी की समस्या थी। देखिए बारिश इस बार नहीं हुई और बहुत बड़ा जल संकट आया था, लेकिन प्रभु की कृपा रही और हम लोगों ने लगातार प्रयास करे मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं 1-2 रात सो नहीं पाई, मुझे नींद नहीं आई कि जनता को पानी कैसे पहुँचाया जाएगा। लगातार चिंतित थे हम, लगातार इस दिशा में काम कर रहे थे कि कोई परेशान ना हो, नीमच की जनता परेशान ना हो। इसलिए हम लोगों ने लगातार जो प्रयास किए, उन्हीं का प्रतिफल था कि शासन ने मदद करी। हाँ, ठिकरिया बांध से पानी लाए थे। जी, ठीकरिया बाँध से पानी लाए, उसमें भी हम लोगों को लगातार मीटिंग्स में बोला गया है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पाइपलाइन बहुत छोटी है, पाइपलाइन फट जाएगी, हम इतना सारा पानी वहाँ से नहीं खींच पाएँगे। पंपवेल कहाँ बनाया था? यहीं अपने हड़किया खाल में। जी, हमने नए पंप सेट लगाए और नए पंप सेट जो लगे 4 पंप सेट लगाए गए क्योंकि आचार संहिता लग चुकी थी, तो हमने लोगों की और जो हमारे यहाँ पर नीमच में
जो उद्योगपति हैं उनकी मदद ली है हमने कि क्योंकि हमें वहाँ पर पैसे की रिक्वायरमेंट थी और कोई फाइल चल नहीं पा रही थी, बहुत सारे संकट थे। लेकिन आज मन में ये बहुत सुकून है कि इतनी बड़ी समस्या आई शहर पे और जनता को मालूम भी नहीं चलने दिया गया और बहुत स्मूथली मतलब जनता को पानी मिल गया। मैंने ये भी देखा कि जल संकट के दौर में आप बूंद बूंद बचाने के लिए चल पड़ी थी। कहीं पर भी पानी ढूंढता है, टोटी अभियान चला था, रोको टोको अभियान चला था। इसका परिणाम सामने आया था क्या? जी, जनता को जागरूक किया गया और जनता ने भी सहयोग दिया और मुझे लगता है कि 2009-10 के जो हालात थे, सबको ध्यान होगा कि टैंकरों के आगे लोगों की भीड़ लगती थी, एक-एक मटके पानी के लिए लड़ाई होती थी और वो हालातों के बारे में मुझे अधिकारियों ने बताया था। तो मुझे बस यही डर था कि किसी को भी ऐसे महिलाओं को एक-एक गड़े पानी के लिए परेशान ना होना पड़े और मेरी ज़िम्मेदारी भी थी, तो उस ज़िम्मेदारी पे खरे उतरे हैं। नगर पालिका में अधिकारी, कर्मचारी, शासन की मदद से हमने एक फूल प्रूफ प्लान बनाया और कहते हैं ना प्रोएक्टिव अगर आप होते हैं, संकट दिख रहा है, अगर आप पहले ही प्लानिंग कर लें, तो उस संकट से आप लड़ सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो एक प्रोएक्टिव मैनेजमेंट का नतीजा था कि शहर में किसी को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि हड़का-कल सूख गया है, उनके घरों तक, उनके नलों तक पानी आया है, तो मन में लगातार सुकून है और खुशी है इस बात की। जी। मतलब रोको टोको अभियान का असर रहा। हाँ जी, लगातार असर टोटी है। टोटी जो लगाने का काम था उसका भी असर रहा। देखिए, मैं आज भी आपके माध्यम से जनता को यही बोलूँगी कि अगर कहीं पानी व्यर्थ बह रहा है, तो ये हम सबकी साझी विरासत है। पानी को बचाएँ। जो जनता का सहयोग होता है, एक व्यक्ति या एक नगर पालिका की जो बॉडी है, वो सब कुछ नहीं कर सकती है। ये हम सबका शहर है। तो मैं लगातार यही बोलती हूँ कि कचरा यहाँ-वहाँ ना फेंके, पानी को व्यर्थ ना बहाएँ, क्योंकि एक मानवीय आधार पे हमें ये समझना होगा कि हमारा प्लैनेट, हमारा देश, हमारे लोग, हमारा वातावरण ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है। तो हम भी पेड़ लगाएँ, हम भी लोगों पानी बचाएँ, हम भी कचरा यहाँ-वहाँ ना फेंके, प्लास्टिक का कम यूज़ करें। तो ये मेरी सबसे अनुरोध रहता है, लगातार रहता है और मैं सोचती हूँ कि जितना अवेयरनेस आएगी, जितना जागरूकता आएगी, उतना हम शहर को बदल पाएँगे। एक चर्चा और चलती रहती कि नीमच विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। क्या ये सही है? देखिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। विधायक जी लगातार जो हैं वो सहयोग भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं और मुझे लगता है कि वो शहर के लिए चिंता भी करते हैं। तो जब वो चिंता करते हैं, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हम भी चाहते हैं कि इंडोर स्टेडियम की हम बात कर सकते हैं, सावरिया सिटी नाली की हम बात कर सकते हैं। 2 साल से लगातार मैं अधिकारियों को मैंने मतलब लगातार सख्त निर्देश दिए हैं कि आप ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट कराएँ। पर अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं, क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग हुई थी तब मैं अध्यक्ष नहीं थी, प्रशासक काल की प्रोजेक्ट है। इसमें इस दौरान मतलब ये देखा जो प्रोजेक्ट जब बनता है और फिर लेट हो जाता है तो उसकी कास्ट भी बढ़ जाती है। देखिए कॉस्ट भी बढ़ी है, टेक्निकली उनमें बहुत दिक्कतें थी और तत्कालीन अधिकारियों द्वारा अगर उसमें कोई भी लूप होल्स छोड़े गए हैं, उसके अंदर आप देखिए कि जो लेआउट था वो सही नहीं था, उसके अंदर हमने उसको रिवाइज़ करवाया है, तो रिवाइज़ सीएस हमने वापस उज्जैन से मंगवाई है। तो जब हम काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम भी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे काम हो, बड़े से बड़े काम हो, जल्द से जल्द काम हो, लेकिन एक प्रक्रिया का पालन करना होता है और विधायक जी की ये मंशा और सोच अगर रही है तो ये अच्छी बात है। मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इंडोर स्टेडियम बने। उसके अभी लिए 12 बीघा जमीन छुड़वाई है इंडोर स्टेडियम में। जी लगातार हमने पहले भी मेरे द्वारा ही प्रयास करके वहाँ पे अतिक्रमण के लिए मैंने लिखा लेकिन था एक सवाल पत्र। ये उठ रहा है कि वो उस जमीन को वक्फ की भी बता रहे हैं। देखिए, वो प्रशासन ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है अभी और वो जो ज़मीन है वो नगर पालिका के स्वामित्व की ज़मीन है, उसमें पहले ही प्रस्ताव पास है। बार-बार उसपे अतिक्रमण किया जा रहा है, इस बार हम लोगों ने वापस बड़ी कार्रवाई हुई है और काम शुरू हो गया है और प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल हरिका लगी खाल है। की जमीन को लेकर भी जो हरिका खाल बांध का जो डूब एरिया है, उस जमीन को लेकर कहा जाता है कि वो जमीन है ना प्रशासन अपनी बता रहा है, नगर पालिका अपनी बता रहा है। देखिए, उस ज़मीन के लिए भी मेरी चर्चा भी हुई है और मैंने पत्राचार भी कर दिया है, क्योंकि 60 इयर्स पुराना वो एक बाँध है और जो डूब क्षेत्र की ज़मीन है, वो भी 60 साल, 70 साल पुरानी है। वो नगर पालिका के स्वामित्व की है क्योंकि उस ज़माने के कोई कागज़ को लेकर जो दस्तावेज़ों को लेकर लगातार बहुत वर्षों से संशय की स्थिति थी। तो मैंने यही बोला कि पिछले बहुत सारे कार्यकालों में उसके लिए कोई पत्राचार नहीं हुआ है, पर मेरे द्वारा मैंने पत्र लिखा है कि नीमच नगर पालिका का ही है और उसके अंदर अगर खसरा में नाम नहीं चढ़ाया गया है, तो वो एक छोटी प्रक्रिया है। उसके लिए कलेक्टर साहब को पत्र लिख दिया गया है कि हम इसको विधिवत करके और नीमच नगर पालिका का ही जो डैम है, उसका नाम जो है वो चढ़ाया जाए रजिस्टर में खसरा भूमि में और वो नगर पालिका का हर हाल में है, उसमें कोई संशय की स्थिति ना हो
और दस्तावेजों को लेकर अभी जीरन में से कुछ जो कार्रवाई हुई थी उसके लिए भी मैंने पत्र लिख दिया है। एक चीज हो रही है कि नीमच में नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी की है, विधायक भाजपा का है, सांसद भाजपा का है, मुख्यमंत्री भाजपा का है, प्रधानमंत्री भाजपा का है, फिर भी नीमच नगर पालिका के जो समस्या है वो हल नहीं हो पा रही है। बजट का अभाव रहता है, नगर पालिका में कर्मचारी नहीं है। क्या कारण है कि ऊपर तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में सब जगह अभी जो कर्मचारियों अधिकारियों की कमी है सारी नगर पालिकाओं में है, पूरे मध्य प्रदेश में है और उसको लेकर भी चर्चा लगातार हुई है। मैंने हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी को भी पत्र भी लिखा है, उनसे मेरी चर्चा भी हुई है समक्ष में। तो उन्होंने यही बताया कि क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में ये समस्या है और अभी चूंकि भर्ती पे रोक लगी हुई थी और जल्द से जल्द उसका भी निराकरण होगा। हम जानते हैं कि अभी कुछ वर्षों में विधानसभा चुनाव थे, फिर लोकसभा चुनाव थे और अब चूंकि 3 साल हमारे पास 4 साल जो भी हैं, उनमें लगातार जो काम रुके हुए हैं, वो सारे काम होंगे और पूरे मध्य प्रदेश में जो दिक्कतें हैं, उसके लिए कोई बड़ा बजट नहीं मिला अभी तक सरकार से आपको? देखिए अभी ये नीमच की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में अगर बजट को लेकर कुछ दिक्कतें भी आ रही है, तो हमें यही बताया गया है कि बहुत जल्द से जल्द इन बातों का निराकरण भी होगा और अभी जब मुझे भोपाल ट्रेनिंग में बुलाया गया था, तो ट्रेनिंग में हमको यही बताया गया कि नीमच या कोई भी नगर पालिका हो, हर नगर पालिका को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना है। अगर हम राज्य शासन या केंद्र शासन पे निर्भर रहेंगे, तो हम शहरों का विकास नहीं कर पाएँगे। तो हमें हमारा जल कर, संपत्ति कर वसूलने पे ध्यान लगाना है। नीमच बंगला बगीचा का क्षेत्र है, यहाँ बंगला बगीचा की जमीनें पड़ी हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। इन जमीनों का उपयोग करके भी तो राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। देखिए जो भी ज़मीनें हैं यहाँ पर हम चाहते हैं कि उसपे कोई ना कोई प्रस्तावित कोई अच्छा कोई अच्छी योजनाएँ लेकर आएँ हम। उन योजनाओं से शहर को जैसे भी लाभ मिले। ये जो आवासीय कमर्शियल आवास की वो योजना आई है, उससे नगर पालिका को डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो वो एक विन-विन सिचुएशन होगी क्योंकि हम आवासीय कॉलोनी लेकर आ रहे हैं और ज़मीनों पे जो अतिक्रमण हो रहा है वो भी नहीं होगा, नगर पालिका को भी आय होगी, जनता को भी जो अपना घर बनाना चाहते हैं उनको एक सही दाम पे ज़मीनें मिलेगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हमने करे हैं। नीमच में कई खेत ऐसे हैं जो लीजधारियों ने बड़े भूमाफियों को बेच दिए। उस पर नगर पालिका ने कभी कार्रवाई नहीं की। हमारे बीच खेत नंबर 38 का विवाद है, और भी खेत हैं जो बड़े बड़े भूमाफियों को लेके, और ऐसे में एक सीएम राइज के लिए भी जमीन नहीं मिल पा रही जबकि जमीनें बहुत हैं। तो इस दिशा में कोई कदम उठा रहे हैं? जी देखिए ज़मीनों को लेकर जहाँ तक बात है मेरे पास मैंने पूरी लिस्ट मंगवाई थी। बहुत सारी जगह बहुत सालों से अतिक्रमण है, बहुत वर्षों के अतिक्रमण है, उनके लिए भी कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमणकारियों ने तो वो जमीन बड़े भूमाफियों को बेच दी, उनका कब्जा है। उसी पे कार्रवाई भी हम लोग हमारे द्वारा लगातार चलाई जा रही है, वैधानिक कार्रवाई भी चल रही है, नगर पालिका से वैधानिक कार्रवाई क्योंकि हम कोर्ट में भी बहुत सारी ज़मीनों के लिए केस लड़ रहे हैं और अभी बहुत सारे केस जीते भी हैं, जिसमें नगर पालिका की ज़मीनें मिली है नगर पालिका को और स्वामित्व मिला है। तो केसेस चल रहे हैं और लगातार यही रहेगा कि नगर पालिका की 1 इंच ज़मीन भी खुर्द-बुर्द ना हो, नष्ट ना हो, इसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और मेरे कार्यकाल में मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि 1 इंच ज़मीन भी इधर से उधर ना हुई है, ना होगी। और क्या प्रोजेक्ट है आगे आपके? देखिए, हमारे जो 2-3 प्रोजेक्ट्स और हैं, हम चाहते हैं कि शहर में एक बड़ा पिकनिक स्पॉट बने, एक अच्छा हम गार्डन चाह रहे हैं, एक अच्छी चाट-चौपाटी बने। चूँकि पहले हमने दशहरा मैदान में प्लानिंग करी थी, दशहरा मैदान में चूँकि दिक्कतें आ रही है, वहाँ पर लगातार दूसरे प्रोजेक्ट भी चलते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमने वहाँ पर त्योहार बाज़ार लगवाया था, प्रशासन की हेल्प से हुआ था। तो त्योहार बाज़ार वहाँ लगता है, अभी वहाँ कथाएँ होती है, तो वहाँ पर धूल-मिट्टी भी रहती है और वहाँ पर हम परमानेंट मतलब कोई भी काम नहीं कर इंदौर का सकते। जो 56 दुकान है, ऐसा चाट पकौड़े का ऐसी हम एक कोई एक जगह ऐसी चिन्हित की है? ज़मीन हाँ जी, ऐसी ज़मीन हम चिन्हित हमने और भी करी है। जैसे हमारी जो दीनदयाल वाटिका बनने वाली है नई वहाँ पर, ग्वालटोली के वहाँ पर हम चाहते हैं अभी हम ज़मीनों के लिए चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ पर उपयुक्त होगा कि एक ऐसी ज़मीन हमें मिल जाए जहाँ पर चाट-चौपाटी लग सके 56 की तर्ज पे और वहीं पे हम लोग चाहते हैं कि ग्रीनरी भी रहे, हाइजीनिक फूड मिले, बैठने की व्यवस्था हो, तो वो भी हम करेंगे। फूड का जो हमारा फूड ज़ोन बनाने का आइडिया है, वो भी हम ज़रूर जल्द से जल्द करेंगे और इसके अलावा एक अच्छा बगीचा डेवलप करना चाहते हैं हम। आप देखेंगे पूरे शहर में जो है निर्माण कार्य शुरू हो गया है, पूरे शहर में रोड बन रहे हैं। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद लगभग 50 से 60 रोड बने हैं। बोहरा गली आप देख लीजिए, फ़िल्टर को के पीछे देखिए, काल भैरव रोड आप देख लीजिए। हमारा जो जिला चिकित्सालय उसके बाहर का एक भव्य रोड बन के तैयार हुआ है।
ऐसे बहुत सारे रोड बने हैं, सैकड़ों मतलब रोड बन का चुके काम हैं। तो कंटिन्यू चल ही रहा है। लगातार चल रहा है पूरे शहर में। जब मैं अध्यक्ष बनी थी तो शिकायत थी कि गड्ढे ही गड्ढे हैं, रोड नहीं है। अब आप देखेंगे पूरे शहर में चौड़ीकरण का एक बड़ा काम हुआ है, जो ऐतिहासिक काम हुआ है। किसी ने भी आज तक पोल शिफ्टिंग करा स्वच्छता के अभियान फिर आ रहा है। स्वच्छता अभियान में नीमच नंबर 1 नहीं बन पा रहा है, उसकी रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। क्या प्रयास होंगे कि इस बार स्वच्छता अभियान में नीमच नंबर 1 बने? देखिए, स्वच्छता को लेके भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। आए दिन हम लोग स्वच्छता के अभियान चलाते हैं, जनता से अनुरोध करते हैं कचरा यहाँ-वहाँ ना फेंके। कचरा गाड़ियाँ लगातार चल रही है और कचरा गाड़ी भी मेरे द्वारा हम लोगों ने मेरे कार्यकाल में ली गई है, ताकि नई गाड़ियाँ आएँ और लोगों को जो कचरा डालने की दिक्कत है वो ना आए। तो लगातार प्रयास कर रहे हैं और जनता से अनुरोध करूँगी कि ये जो है जनता के सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है। इंदौर का जो मॉडल हमारे सामने है, इंदौर में कोई भी व्यक्ति कहीं कचरा नहीं डालता है, तो ये अनुरोध रोको टोको अभियान के माध्यम से है कि हम खुद भी ना डालें और कोई कचरा कहीं फेंके तो हम उसको भी रोकें, उसको भी टोकें। योगेश प्रजापति आपके घोर विरोधी है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करती हूँ। मेरा जो काम है, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मुझे पता है कि मुझे पार्टी के हित में, शहर हित में, लोगों के हित में उसी भावना से काम करना है। कोई कुछ भी बोले मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई जो होती है, अपनी ईमानदारी जो होती है, वो कभी भी छुपती नहीं है और मैं भगवान में विश्वास करती हूँ। अगर भगवान की नज़रों में मैं सही हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई भी कभी भी मुझे गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गलत आप करेंगे ही नहीं, गलत कुछ सोचा ही नहीं, अध्यक्ष गलत पद किया की ही नहीं, तो वो गलत कैसे अध्यक्ष साबित कर पाएँगे मुझे? अध्यक्ष पद की दौड़ में रंजना परमार भी थी, किरण शर्मा भी थी, वंदना खंडेलवाल भी थी। इनसे आपकी कैसी है, मतलब वो कहीं न कहीं उनके मन में टीस तो कि वो अध्यक्ष नहीं बन पाई और आप अध्यक्ष बन गए? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी हमको नीति-रीति सिखाई जाती है कि पद की लड़ाई यहाँ नहीं होती, यहाँ पर सब कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस में सब नेता बनना परिषद चाहते में हैं, सहयोग मिलता है? पूरा सहयोग मिलता है और साथ ही मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बार अगर कोई पद पे किसी को बिठा दिया जाता है, तो सब सहयोग के लिए आगे आते हैं। एक आरोप लगता है कि धनबल के बल पर अध्यक्ष बने, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सोच है, ये उन्हीं लोगों की सोच है जो इस तरह की मुझे लगता है कि राजनीति करना चाहते हैं। हम लोगों के मन में बस एक ही विचार रहता है कि काम करने आए हैं, काम करके जाएँगे। ना हमको ऐसी कोई लालच है, पद और पैसे की लालच की वज़ह से मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। मुझे लगता है सही बात यही है कि ये पद जो होता है वो कांटों का ताज ही होता है। लेकिन आपको सिर्फ़ ये देखना होता है कि मैं अगर जस्टिस करूँगी इस पद के साथ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों पे खरा उतरना है, मुझे शहर के काम करने हैं और बाकी सारी बातें जो है वो दरकिनार हो जाती है। विकास ही एक मेन मुद्दा है, विकास ही संकल्प है और विकास ही जो है मेरी मंशा है। 2 ढाई साल में सब लोगों ने बहुत झूठ फैलाने की कोशिश करी, 2 साल में उनका झूठ नहीं बिका, उनके सारे झूठ गलत साबित हो गए, उनकी सारी बातें जो है वो गलत साबित हो गई। तो विकास ही बोलता है, जनता को विकास ही चाहिए। एक बड़ा आरोप लगता है कि नगर पालिका में 5 अध्यक्ष हैं। स्वाति चोपड़ा अध्यक्ष है तो है ही है, संतोष चोपड़ा अध्यक्ष हैं, गौरव चोपड़ा अध्यक्ष हैं और एक सुपर चेयरमैन उनको कहा जाता है, मनोहर मोटवानी को, आपके जो लोक स्वास्थ्य सभापति उनको कहा जाता है और एक और कालू चोपड़ा जो आपके देवर हैं या परिवार में उनको। तो ये इस तरह की अफवाहें फैल रही है कि वास्तव में ये क्या है, सच्चाई क्या है? कितने अध्यक्ष हैं? देखिए जो ये कांग्रेस की टिप्पणियाँ होती है ना, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ही सेंसलेस होती है और इनकी जो बातें होती है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्योंकि सत्ता तो इनको मिली नहीं, अब इनको सत्ता के लालच में ये किसी भी हद तक कुछ भी बात बोल देते हैं। मतलब कोई 5 अध्यक्ष नहीं है। इनके शब्द जो आप देखेंगे ना, इनके शब्दों में वो संस्कार नहीं दिखते हैं। जो मेरे लिए लिख सकते हैं कि अनपढ़ है, कठपुतली है, तो इनके शब्द जो है वो बहुत ही लो लेवल के होते हैं। मुझे लगता है कि संस्कारवान राजनीति करना बहुत ज़रूरी है। अपने संस्कारों को अगर बेचकर, अपने मूल्यों को बेचकर आपने राजनीति करी, तो उससे अच्छा है कि आप घर बैठ जाएँ। दूसरी बात ये है कि अगर मेरा परिवार मुझे हेल्प करता है, तो उसमें क्या गलत है? संतोष पापा का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है और जिसकी मुझे आवश्यकता भी रहती है। मेरे हस्बैंड गौरव जी चोपड़ा वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई काम हो रहा है, तो वो और अच्छे से हो जाए, है ना? लोक निर्माण जो एक विभाग होता है, सबसे बड़ा विभाग होता है, तो लोक निर्माण का सभापति जो रहेगा, क्योंकि सारे जो रोड, सारे कंस्ट्रक्शन उसके अंदर अंडर ही आते हैं, तो वो उस विभाग के अगर मनोहर जी मोटवानी उस विभाग के सभापति हैं, तो निश्चित ही उनका काम ज़्यादा रहेगा, लोक निर्माण विभाग का। तो ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, पर कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन वाली जो बात है वो कांग्रेस के लिए फिट होती है कि अगर कोई केस हार गई एक,
तो नगरपालिका अध्यक्ष की वजह से हार गए। नहीं ये अगर जी कोई काम अच्छा हो गया तो वो तो हमने कांग्रेस की वजह से हो गया। कुछ भी काम अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ गई टेक्निकल, तो वो हमारी गलती की वजह से हो गया। कोई अगर विकास का मुद्दा है, कोई अगर हमको डिसीजन नहीं लेना है, नहीं मेरा कहना ये है, क्या मनोहर मोटवानी जो लोक स्वास्थ्य सभापति है उनको कुछ स्पेशल पावर दे रहा है जो सुपर चेयरमैन चल रहा है? देखिए वो कुछ भी अगर बोलेंगे तो उसके लिए मुझे लगता है कि मैं जवाबदार नहीं हूँ। उनको तो कुछ भी बोलना है, उनके पास कुछ और काम है नहीं। आप जी जी समझिए, उनके पास कुछ और काम है ही नहीं। जी जी उनको यही काम करना है। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो वो जो कोशिश कर रहे हैं ना 2 साल से कि लड़ाई करना, झगड़े करना, मुझे भटकाना, मेरे विरोध में गंदे-गंदे स्टेटमेंट्स देना, ये उनकी ओछी राजनीति है। मेरे संस्कार वाली राजनीति में मैं किसी के भी खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ। मुझे अपने कामों पे ध्यान देना है, मुझे विकास पे ध्यान देना है। वो क्या था, मतलब परिषद में ऐसा क्या बवाल हो गया था, आप रो दिए थे, आपके आंसू आ गए थे और आप उधर योगेश प्रजापति जाकर अस्पताल में भर्ती हो गए थे, उन्होंने बोला मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे ऐसा बोला, ये बड़ा विचित्र स्थिति बन गई थी, क्या था वो? देखिए, मैं आपको बार-बार यही बोल रही हूँ कि मुझे कुछ कोई ऐसे पार्षदों पे ध्यान नहीं देना है जो झूठ की राजनीति करते हों। वो मुझे उन पे ध्यान ही मेरा मैं उस विषय में कुछ जवाब देना चाहती नहीं हूँ। उन्होंने बहुत अपशब्द बोले थे और निश्चित ही अपने कहते हैं ना डिसरिस्पेक्ट इज़ नॉट ओके विथ मी, है ना? डिसएग्रीमेंट इज़ ओके, डिसरिस्पेक्ट इज़ नॉट ओके विथ मी। अगर वो मुझसे डिसएग्री करते हैं, तो वो बोल सकते थे, पर जो डिसरिस्पेक्ट उन्होंने किया है, जिस तरह से चिल्लाना, चीखना या झूठे हैं धर्म पे मेरे आना, संस्कारों पे आना, जैन धर्म पे टिप्पणियाँ करना, तो अपने कहते हैं ना अपने मान की मर्यादा को कोई पार करता है तो निश्चित ही मन आहत होता है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी भावनाएँ हैं। एक हद से ज़्यादा उन्होंने जो गलत शब्दों का प्रयोग मेरे और मेरे परिवार के लिए 2 सालों में किया है, तो ये उनको समझना पड़ेगा कि किसी भी घर की बहू, बेटी या महिला के ऊपर ऐसे आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, गलत शब्दों का उपयोग करना, ये उनको शोभा देता है क्या? ये कांग्रेस को शोभा देता है? मैं सवाल कांग्रेस से करती हूँ कि आपका एक पार्षद इतने गंदे-गंदे शब्दों का उपयोग कर रहा है, झूठ साबित हो रहा है जो लगातार, क्या कांग्रेस को अपनी ही राजनीति संभालनी नहीं चाहिए? कि वो इतने हद तक अगर गिर रहे हैं, तो पूरा शहर कांग्रेस के खिलाफ ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो जा ही नहीं रहा क्योंकि बीजेपी का आप देख लीजिए कोई भी एक भी काम, एक भी घोटाला आप बता दीजिए। सारे घोटाले कांग्रेस के कार्यकाल के, सारे गलत काम कांग्रेस के कार्यकाल के हो रहे हैं, सारी गलत टिप्पणियाँ कांग्रेस की तरफ से आती है। वो बदनाम आपको कर रहे हैं। पर जनता समझ रही है ना, तो मुझे इस बात का कोई खेद नहीं है, कोई दुःख नहीं है क्योंकि पूरा शहर मैं बहुत लोगों से रोज़ मिलती हूँ, वो लोग यही बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले? किस हद तक ये बात कर रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? बोले ऐसा तो कुछ हमको भी नहीं दिख रहा। ऐसी कौन-सी ज़मीन है नीमच में, 1 इंच ज़मीन आप बता दीजिए, आप भी पत्रकार हैं, इतने वरिष्ठ हैं, इतने सालों से हमने चला है 1 इंच जमीन का मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन-सी ज़मीन का क्या गलत हो गया? नहीं, अभी आपके आपके पास 2 साल कोई जवाब है? 2 साल में तो कोई जमीन नहीं देगी हमने। किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने बस उनको लगता है कि वो मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, देखिए साफ-सी बात है। झूठ बोलना नीमच का एक मीडिया हाउस है, उसने तो शायद आपको खिलाफ लिखने का एक अभियान चला रखा है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए जो झूठे वर्ज़न उनके पास जाते हैं, जो वो झूठ बोलते आपका हैं, पक्ष नहीं तो लेते क्या आप? देखिए मुझे फिर वही एक चीज़ है कि मैं किसी भी एक मीडिया या किसी भी एक पार्षद के लिए नहीं टिप्पणी करना चाहती हूँ। मेरा अलग सोच, अलग विज़न है, पूरा शहर जो है उसकी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे है, तो कुछ 2-4 लोगों की वज़ह से वो भी झूठे लोगों की वज़ह से, मैं अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहती हूँ। अच्छा है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन रहेंगे, आपको बताना है। तो आपका नेता कौन है? संतोष चोपड़ा, दिलीप सिंह परियार या सुधीर गुप्ता? देखिए, हम सबका नेता एक है, वो है मोदी जी। हम जी। सबका एक ही नेता है, प्रधानमंत्री मोदी जी और हम सब उन्हीं के बताए हुए दिशाओं पे, मार्गदर्शन पे काम कर रहे हैं। आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं आप बीजेपी के अंदर? वंदना खंडेलवाल या किरण शर्मा? देखिए, दोनों मेरी बहनें हैं, वंदना भाभी और किरण दीदी, तो कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम सब मिल के काम करते हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो कहीं से कहीं तक हम लोग एक ही टीम के हैं, तो कोई विवाद की स्थिति हो ही नहीं सकती। बाहरी विरोधी कौन है आपका? योगेश प्रजापति या कविता लोक? देखिए, मैं इन लोगों को विरोधी नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की जो व्यक्ति जो होता है वो अपना ही अप खुद से खुद को बेहतर बनाना, कि जो मैं पहले थी उससे बेटर अगर मैं व्यक्ति बनती हूँ, बेटर इंसान बनती हूँ, तो ये जो जर्नी होती है हमारी, वो सिर्फ़ कुछ चंद लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी जो जर्नी है वो बहुत अलग है,
और मेरी जो सोच है वो बहुत अलग है। जो आपके जो ये सवाल हैं वो मेरे दिमाग में भी नहीं आते। मेरा कोई प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं, किसी से मेरा विरोध नहीं है। मैं अच्छे काम करने आई हूँ, अच्छे काम करके जाना है। छोटा-सा जीवन है, भगवान को जाके जब मिलूँ, तो ये बोल पाऊँ कि अपने जीवन में मैंने गलत नहीं किया, गलत नहीं बोला, गलत नहीं सोचा और अच्छे कर्म करके आई हूँ। जी, जी। जीवन का लक्ष्य क्या है? विधानसभा चुनाव लड़ना या भाजपा की राजनीति में आगे और आगे जाना? पार्टी जो काम देगी, वो करना है। राजनीति में रहेंगे? पार्टी जब जो मौका देगी, जब जो काम देगी, वो पूरे मन से करूँगी, यही सोच रखती हूँ। विधानसभा की इच्छा रखते हैं आप? पार्टी जब जो काम दे देगी वो करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस सोच के साथ आई हूँ सनातन संस्कृति को बचाना, धर्म की रक्षा करना और समाज के हित के काम करना, देश को आगे ले जाना, ये सारी जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो पार्टी के साथ जुड़ी हूँ, दिल से जुड़ी हूँ, मन से जुड़ी हूँ, दिमाग से जुड़ी हूँ और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, मैं इतनी प्रभावित हूँ उन लोगों की विचारधारा से, कि जब भी पार्टी जो भी मौका देगी, जो भी काम देगी, पूरे मन से करूँगी। जी, जी। धन्यवाद। तो धन्य आप थे स्वाति चोपड़ा, नीमच नगर पालिका अध्यक्ष, जिन्होंने हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हर बात का बेबाकी से जवाब दिए और सभी मुद्दों पर खुलकर बात की। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी अन्य हस्ती से। देखते रहें सुबह सवेरे।